नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। और दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं फिर से एक नए लैंडमार्क जजमेंट केस के बारे में बात करने के लिए। आज हम बात करेंगे गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का केस। निकल पड़ते हैं आज के सफर पर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। असल में पंजाब जलंधर में दो भाई रहते थे। एक का नाम था हेनरी गोलकनाथ, दूसरे का नाम था विलियम गोलकनाथ। और इनके पास करीब करीब 500 एकड़ की फार्म लैंड थी जलंधर पंजाब में। दिक्कत ये होती है कि 1953 में पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट पास किया जिसका नाम था पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर्स एक्ट। इसके तहत सरकार ने कहा 500 एकड़ जमीन में से दोनों भाइयों को 30-30 एकड़ जमीन मिलेगी। मतलब 30 एकड़ जमीन हेनरी गोलकनाथ को, 30 एकड़ जमीन विलियम गोलकनाथ को। कुछ जमीन टेनेंट्स को जाएगी, बाकी सारी की सारी जमीन सरकार जब्त कर लेगी एज ए सरप्लस के तौर पर। अब यार, किसी की 500 एकड़ जमीन को तुम 30 एकड़ की जमीन में धोती को फाड़ के रुमाल बना दिए तो सामने वाला गुस्साएगा तो है ही है, और सामने वाला पहुंचता है कोर्ट में इसके खिलाफ। ठीक है। और गोलकनाथ जो फैमिली है वो इस केस को चैलेंज, ये जो पूरा का पूरा एक्ट था उसको चैलेंज करती है, सरकार के इस फैसले को चैलेंज करती है। और 1965 में ये जो केस गए वो सुप्रीम कोर्ट को रेफर होता है। ठीक है। अच्छा, फैमिली किस आर्टिकल के अंडर पिटीशन फाइल करती है? द फैमिली फाइल्ड द पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 चैलेंजिंग द 1953 पंजाब एक्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट डिनाइड देम देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी एंड प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आर्टिकल 19 सबसेक्शन F and G, एंड टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। दोनों भाई सुप्रीम कोर्ट में ये दलील देते हैं कि जो सरकार ने, पंजाब सरकार का ये जो एक्ट है 1953 का, पहली चीज़ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल गया क्योंकि ये एक्ट हमारे फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को हमसे छीनता है। दूसरा फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 19 सबसेक्शन F and G के तहत कि भारत में कोई किसी भी तरह के प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकता है। लीगल की बात कर रहा हूँ, इलीगल की बात नहीं कर रहा। कट्टा बारूद बम नहीं रख सकते। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि दूसरा ये जो आर्टिकल 19 सबसेक्शन F और सबसेक्शन G है जो कि फंडामेंटल राइट है और ये हमें ये अधिकार प्रोवाइड करता है कि भारत में हम किसी भी तरह का प्रोफेशन कर सकते हैं। ये जो पंजाब गवर्नमेंट का ये एक्ट है वो इस आर्टिकल के खिलाफ भी है। और तीसरा ये कहते हैं कि ये आर्टिकल 14 की जो राइट टू इक्वालिटी है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है उसके खिलाफ ये एक्ट है। तो ये आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाते हैं कि रिट्स इशू किया जाए और सरकार के इस फैसले को रोका जाए। एंड एक चीज और थी, दे ऑल्सो सॉट टू हैव द 17th अमेंडमेंट विच हैड प्लेस द पंजाब एक्ट इन द 9th शेड्यूल डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायर्स। असल में दोस्तों, जब 17वां संशोधन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसमें ये साफ बात लिखी गई थी कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो लैंड रिफॉर्म्स कर सकती है, मगर वो लैंड रिफॉर्म्स अपनी लिमिट में रहकर करेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल करेगी, अल्ट्रा वायर्स नहीं करेगी। अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है? अपने लीगैलिटी के बियॉन्ड जाकर कोई काम करना। ठीक है। तो ये जो आपका गोलकनाथ केस है उस पर दोनों भाई ये भी कहते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट का ये एक्ट संविधान के 17वें अमेंडमेंट का उपहास उड़ाता है, उसको एबॉलिश करता है। तो आर्टिकल 19 सबसेक्शन F and G, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 14 एंड 17th अमेंडमेंट एक्ट, इन चारों चीज के एबोलिशन के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट पे 1965 में यह केस रेफर होता है। एंड इशू क्या निकल कर आता है? वेदर अमेंडमेंट इज अ लॉ अंडर द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 सबसेक्शन 2 एंड वेदर फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड एंड नॉट। देखिए, अगर आप आर्टिकल 13 सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे हमारे देश के संविधान का तो उसमें साफ साफ लिखा है कि वेदर द अमेंडमेंट इज अ लॉ अंडर द मीनिंग ऑफ आर्टिकल एंड वेदर फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंड और नॉट, कि क्या जो भारत के संविधान का संशोधन होता है क्या वो लॉ है?
मतलब कि मान लीजिए कि अगर भारत के संविधान का संशोधन होता है, पहला, दूसरा, चौथा, 17वां, 18वां जो भी है, क्या वो एक लॉ है, क्या वो एक कानून है अंडर आर्टिकल 13 सबसेक्शन 2? और क्या फंडामेंटल राइट को ब्रीच किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है या नहीं? एक सवाल निकल कर आता है, क्योंकि बट ऑब्वियस है, आपने देखा जितने भी एलिगेशंस लगाए गए वो यही लगाए गए कि फंडामेंटल राइट ब्रीच किया गया है, फंडामेंटल राइट को सरपास करने की कोशिश की गई है, एंड दूसरा अमेंडमेंट लॉ है कि नहीं है, इस पर एक सवाल उठता है। क्योंकि अगर लॉ है तो अमेंडमेंट है कि नहीं, अगर अमेंडमेंट है कि लॉ है कि नहीं, तो मतलब कंफ्यूजन था लोगों के दिमाग में उस दौर में। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट क्या सुनाया? फंडामेंटल राइट आर गिवन अ ट्रांसेंडेंटल पोजीशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर नॉट अमेंडेबल टू द पार्लियामेंट्री रिस्ट्रिक्शन एज स्टेटेड इन आर्टिकल 13। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि फंडामेंटल राइट ये एक ट्रांसेंडेंटल पोजीशन एक्वायर करता है हमारे देश के संविधान में, और ये पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड नहीं किया जा सकता किसी भी कीमत पे। अ प्लेस ऑफ परमानेंस इज गिवन टू द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल राइट है ना, उसकी संविधान में एक परमानेंट जगह है। इन ऑर्डर टू अमेंड फंडामेंटल राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज नेसेसरी। अगर पार्लियामेंट ये चाहती है या सरकार ये चाहती है कि वो फंडामेंटल राइट को बदले, तो उसको फिर से एक नई संविधान सभा बैठानी पड़ेगी। एंड आर्टिकल 368 प्रोवाइड द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट डज नॉट कन्फर पावर ऑन पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा कि आर्टिकल 368 में ये प्रोसीजर लिखा है कि भारत के संविधान को आप किस तरह अमेंड कर सकते हो। आर्टिकल 368 ये अधिकार नहीं देता है पार्लियामेंट को कि वो भारत के संविधान के किसी भी सेक्शन को अमेंड कर दे। सिर्फ और सिर्फ, फिर से मैं कह रहा हूं, सुनिएगा आप लोग, कि आर्टिकल 368 में प्रोसीजर लिखा है। सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, वहां प्रोसीजर लिखा है आर्टिकल 368 के पास के तहत पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि पार्लियामेंट किसी भी आर्टिकल को उठाकर अमेंड कर दे। एंड ये जो केस निकल कर, ये जो इस केस का जो डिसीजन आया, इसमें 11 जजेस थे रेशियो, और ये जो फैसला आया वो 6/5 के रेशियो में आया। मतलब 6 लोगों ने हक में फैसला सुनाया और 5 लोगों ने इसके विपरीत फैसला सुनाया। और ये जो फैसला आया, इसमें एक बात लिखी थी, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 of the constitution was an ordinary law within the meaning of article 13 subsection 3 of the constitution। और ये कहा गया कि जो भी संशोधन होगा आर्टिकल 368 के तहत, वो एक ऑर्डिनरी लॉ कहलाएगा अंडर आर्टिकल 13 सबसेक्शन 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड एक बात और कही सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, द मेजॉरिटी डिड नॉट एग्री विद द व्यू दैट आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड पावर एंड प्रोसीजर टू अमेंड, बट इंस्टेड बिलीव दैट द टेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल 368 ओनली एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने बताया कि जो मेजॉरिटी जजेस थी 11 में से 6 जजेस ने यह कहा कि आर्टिकल 368 सिर्फ और सिर्फ तरीका बताती है कि किस तरह भारत के संविधान का संशोधन होगा, ना कि पार्लियामेंट को यह पावर देती है कि पार्लियामेंट किसी भी सेक्शन को उठाकर, खासकर फंडामेंटल राइट को उठाकर अमेंड कर दे। क्योंकि असल में दोस्तों ये सारी चीजें इसलिए लगातार बैक टू बैक हो रही थी ना, कई सारे ऐसे केसेस निकल कर आ रहे थे, क्योंकि ये वेल डिफाइन ही नहीं था। जब तक केशवानंद भारती केस नहीं हुआ, तब तक सरकार और जुडिशरी के बीच तनातनी हमेशा लगी रहती थी। इंदिरा गांधी ने तो बहुत कोशिश की कि किसी तरह जुडिशरी को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। जब तक केशवानंद भारती केस नहीं हो गया, तब तक ये टग ऑफ वॉर जारी रही कि क्या सरकार, क्या पार्लियामेंट भारत के संविधान के किसी पार्ट को संशोधित कर सकती है, क्या जुडिशरी रोक सकती है कि नहीं। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज बिहेव लाइक अ गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या ये कर सकती है? तो उम्मीद है आप लोगों को गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के समझ में आया होगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। नेक्स्ट हम बात करेंगे केशवानंद भारती केस के बारे में। हम लोग बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, शबा खैर।